नमस्कार, मैं धीरज सिंह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। साइंस के अंतर्गत हम आप लोग पे महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्लास 9, कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में इससे 4 नंबर का लगभग प्रश्न आता है। हाई स्कूल में और कक्षा 9 में इसका प्री दिया हुआ है, मतलब शुरू का दिया हुआ है, और 10 में इसको विस्तार से समझाया गया है। क्लास 10 में इसको विस्तार से बताया गया है। व्यक्ति को निराश हुए बिना, हताश हुए बिना, जीवन में घबराए बिना आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियों का सामना किया जाता है जिससे होता क्या है बच्चों कि हमको नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है। उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे हमको उसका सामना करना पड़ता है। तो इसलिए घबराए नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति कर्तव्य पथ पर अकेला ही जाता है। इसलिए आइए अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। क्लास रहेगा 10 और 9 के लिए भी उपयोगी है। और हमारा सब्जेक्ट है साइंस। हमारा जो टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, जो हमारा टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, इस पे हम कम से कम 3 लेक्चर लगाएंगे। आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। ऊर्जा के स्रोत देखिए, एनर्जी बहुत बार पढ़ते आए हैं कि एनर्जी होती क्या है। आखिरकार हम बहुत बार पढ़ते आए हैं। एक समस्या का समाधान करेंगे, इस विषय पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। अगर इसको आप लोग समझ लोगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऊर्जा, एनर्जी, ना तो इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, सबको पता है। ना तो उत्पन्न कर किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं, ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या का विषय क्या है कि पढ़ते चले आए हैं। ऊर्जा तो समस्त चीजों में पाई जाती है, समस्त माध्यम में पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग विशेष माध्यम में, अलग अलग क्षेत्रों में, किसी भी जैसे कोई पार्ट हुआ, निश्चित रूप से उसमें एनर्जी लगी। एनर्जी उसमें कैसे उत्पन्न होती है, कैसे नष्ट होती है। मान लीजिए एक हम उदाहरण लेते हैं। आप किसी प्लेट को उठाए, मान लीजिए वह चीनी मिट्टी की प्लेट थी। कोई प्लेट उठाए आप, अगर वह प्लेट चीनी मिट्टी की थी, अगर ऊपर से गिराए तो वह क्या होती है, गिरती है। गिरी कहाँ, नीचे की ओर। उठाया कौन था, आप उठाए थे, उसको नीचे की ओर गिराए तो हुआ क्या, जब उसको गिराते हैं उसमें आवाज आती है, टूटती है, टूटने की आवाज आती है। अर्थात जब वो एक बांध में बंधा हुआ रहता है, एक बांध में, एक माध्यम में जब वह बंधा हुआ रहता दिया, तो होता क्या है कि जब ऊपर से गिरता है, वह टूट जाता है, बिखर जाता है। तो उसमें जो आवाज निकलती है, ध्वनि की आवाज आती है, ध्वनि सुनाई देती है, वो ध्वनि ऊर्जा ही है। ध्वनि ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण है, वह एक ध्वनि ऊर्जा होती है। या विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप करते हैं। स्रोत कहाँ से मिला? पहले के जमाने में आप लोग थोड़ा कल्पना करिए कि क्या होता था जब गाड़ी नहीं थी या बाइक नहीं थी, या क्या कहते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के पहलू थे जो समस्या का समाधान। आप सोचेंगे, पुरानी चीजों को अगर विचार करें या उसके बारे में समझें, निश्चित रूप से कई चीजों के हल हमको मिल जाएंगे। कि पहले क्या था, साइकिल चला के जाते थे, पैसी ऊर्जा लगती थी कि नहीं लगती थी? ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से हुई ना, उसे क्या कहते हैं, उत्पन्न किए नहीं, आपके शरीर की एनर्जी लगी, पैसी एनर्जी लगी भैया। उसमें कहाँ लगा, साइकिल चला के कहाँ गए, विद्यालय तक गए। साइकिल चलाए और यहाँ से विद्यालय तक आए, तो क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी, पैसी ऊर्जा लगी कि नहीं लगी? यहाँ पे पैसी ऊर्जा लगी। अर्थात हम इसका क्या कहते हैं, अनुभव तो नहीं किए उस समय,
लेकिन जानने का प्रयास करिए कि उस समय क्या करते हैं, हमारे पास जितनी एनर्जी थी, कभी कभी जब तेजी से चलाते हैं तो अधिक एनर्जी, अर्थात परिवर्तित हो रही, कहाँ पे, आप दूरी तय कर रहे हो ना, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। फिर क्या कहते हैं, आप अपने शरीर में पोषक पदार्थों का सेवन करें तो फिर से हमको एक एनर्जी मिली, फिर से हमको क्या कहते हैं, ऊर्जा मिली। स्रोत कहीं न कहीं से एक माध्यम से दूसरा माध्यम जुड़ा रहता है, बिना स्रोत के एक स्रोत, प्रत्येक चीज का एक स्रोत होता है। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल में भी हवा की आवश्यकता होती है, सिस्टम सही रहेगा अगर तभी चलने की स्थिति में होगी, एक बांड में जुड़ा रहेगा, एक चेन में जुड़ा रहेगा, माध्यम में जोड़ेगा, वहां से उसके बाद वह क्या कहते हैं, उसके बाद जब हम क्रिया कराते हैं या क्रियाकलाप करते हैं तब वो क्या कहते हैं, एनर्जी, ऊर्जा, वहां पे पेशी ऊर्जा लगती है, वहां तक हमको पहुंचाती है, अर्थात गंतव्य स्थान तक हमको ले जाती है। उसके बाद होता है, मान लीजिए से रेलगाड़ी में क्या होता है, रेलगाड़ी में डीजल लगता है। अब तो मान लीजिए कई संसाधनों से पहले कोयले से या डीजल से चला करती थी, कोयले अर्थात कोयला बनाया जाता था, जीवाश्म ईंधन के पहले जीवाश्म ईंधन का लकड़ी जो हुआ करता था, पहले लकड़ी जो हुआ करता था, लकड़ी, उसके माध्यम से लकड़ी को जलाते थे, ऊष्मा मिलती थी, ऊष्मा अर्थात वहां भी एनर्जी मिली, तो क्या था, एनर्जी वहां पर भी प्राप्त होती थी, वहां पर भी एनर्जी प्राप्त होती थी। अर्थात पहले और अब हम ऊर्जा को क्या कहते हैं, संरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ऊर्जा को क्या कहते हैं, संरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ऊर्जा को क्यों बचा नहीं पा रहे हैं, जब ये कह रहे हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, जब हम कह सकते हैं न तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं, तब ऊर्जा गई, ऊर्जा का संरक्षण कैसे हुआ, तो संरक्षण ये हुआ कि हम उसको क्या कहते हैं, उतना ही उपयोग में लाएं जितना हमारे लिए आवश्यक है, जितना हमारे लिए उपयोग में हो, जितना हमारे लिए आवश्यक हो, संरक्षित करने का प्रयास करिए। संरक्षण अगर करेंगे, निश्चित रूप से क्या कहते हैं, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं, जैसे हम आपको बताए कि कैसे एक माध्यम से दूसरा माध्यम बनता है। एक कड़ी, एक चैन से दूसरी चैन जुड़ी हुई है, एक चैन से दूसरी चैन क्या कहते हैं, जुड़ी हुई है, कहीं न कहीं एक विशेष प्रकार से एक माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है, अर्थात उस सिस्टम से दूसरा सिस्टम, उस निकाय से दूसरा निकाय जुड़ा रहता है। जब एक निकाय से दूसरा निकाय जुड़ा रहता है तो उसमें किसी भी प्रकार से अवरोध या रुकावट नहीं आती, लेकिन संरक्षण, स्रोत कहाँ से होगा, अच्छा स्रोत तभी प्राप्त होगा जब अच्छे से उसको संरक्षित किया जाएगा, जब अच्छे से उसके बारे में जाना जाएगा, जब जानकारी रहेगी। सिलेबस में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसको हम जाने, बचाने का प्रयास करें। उसके बाद तापीय ऊर्जा, विद्युत, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश में मान लीजिए आप लाइट जला रहे हो तो लाइट में क्या लगा, मान लीजिए आप टार्च जला रहे हो, उसमें क्या लगा, टार्च में सेल का इस्तेमाल हुआ ना, तो एनर्जी जितनी उसमें ऊर्जा रहेगी, अर्थात टार्च में जितनी ऊर्जा रहेगी भैया उतना तेज जलेगा, ऊर्जा परिवर्तित हो रही है ना, एक माध्यम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, अर्थात टार्च जल रही है, हमको क्या हो रहा है, उस सेल के माध्यम से, उस बैटरी के माध्यम से, उस एनर्जी के माध्यम से हमको प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको उसके माध्यम से प्रकाश मिल रहा है। क्योंकि जैसे हमारे मानव शरीर को चलने के लिए, मानव शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी तरह अभी आप 10 दिन न लीजिए भोजन, देखिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, बड़ी समस्या हो जाएगी। ऊर्जा स्रोत नहीं, कोई स्रोत से मिली नहीं, न तो परिवर्तन हुआ न तो उत्पन्न हुआ, तो कहाँ से एनर्जी मिलेगी। देखिए जब सेल जो होता है एकदम से समाप्त होने के कगार पे होता है, जब वो एकदम समाप्त होने के कगार पे होता है तो स्थिति क्या उत्पन्न होती है, उस समय यह स्थिति उत्पन्न होती है कि वह एकदम धीमा हो जाता है। जैसे मनुष्य को भोजन न दिया जाए तो वह पूरी तरीके से धीरे धीरे शांत हो जाता है, अर्थात उसके शरीर की एनर्जी एकदम से लॉस हो जाती है। कहाँ से मिलेगी, भोजन कहाँ से आया, अर्थात उसको भी
एनर्जी मिली। जैसे एक जानवर किसी भी चीज को खाता है, हमको उसके बदले दूध देता है, हम दूध को खाते हैं, हम कार्य करते हैं, हमारा कार्य होता है, या किसी भी चीज में हम लगाते हैं एनर्जी, नई चीज का निर्माण होता है। उस नई चीज के निर्माण से फिर से कृत्रिम तरीके से हम मानव जीवन में लाते हैं, मानव जीवन में उपयोग में लाते हैं, मानव जीवन के प्रयोग में लाते हैं। ये सारी चीजों को जब हम उपयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, माध्यम में उपयोग में लाते हैं, निश्चित रूप से एक व्यवस्था एक व्यवस्थित रूप से बना रहता है। पहले के जमाने में कहानियां सुनाई जाती थी, कहानियों में बताया जाता था कि ऐसा ऐसा होता था। कहानियां कुछ सही रहती थी, कुछ झूठी रहती थी, लेकिन हाँ, उस कहानियों से हमको प्रेरणा मिलती थी, उस कहानियों से हमको एक माध्यम तैयार होता था, हम जानते थे, समझते थे। पहले और अब में कितना परिवर्तन हो गया है। तापीय ऊर्जा हम बताए, विद्युत, तापीय ऊर्जा, ताप। उसके बाद भाप कैसे बनती है, मान लीजिए भाप, जैसे लकड़ी को जलाते हैं, कुकर आप लोग जानते होंगे, कुकर जिसे भाप जिसमें तैयार होती है, जिसमें भाप बन जाती है, देखा जाए तो भाप के माध्यम से पक जाता है। उसके बाद जो लकड़ी जलाए या तो गैस जलाए या किसी भी चीज को जलाते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, गैस, गैस से क्या निकल रही, गैस निकल रही, अर्थात उसकी ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जा रही है। जला रहे हैं तो उष्मा में परिवर्तित हो जा रही है, अब वह निकल रही है। उसके बाद वह क्या दे रही है, उसको भाप दे रही है, भाप। अब उसके माध्यम से क्या हो रहा है, हमको भोजन मिल रहा है, उसमें गैस बन जा रही है, कुकर में सीटी निकालते हैं, वाष्प के रूप में वह उड़ जाती है, वह उड़ जाती है, हमारा भोजन जो होता है तैयार हो जाता है। ठीक, उसके माध्यम से भाप में सोच लीजिए कि शक्ति होती है, वह इकट्ठा होके एक ऊर्जा को एकत्रित करके आप क्या कहते हैं, भोजन को पकाइए। एक भोजन को पकाइए तो क्या होता है, 5 से 7 मिनट में लगभग अगर अच्छे से रहा कुकर के माध्यम से, 5 से 7 मिनट में अच्छे से तैयार हो जाता है। अर्थात उसमें आप लोग कभी विचार किए, कभी जानने का प्रयास किए, विज्ञान किताब में सीधा सीधा बताया भी गया है, उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उसमें यह बताया गया है कि जैसे भाप के माध्यम से किसी भी चीज को पकाते हैं तो क्या होता है, भाप के माध्यम से वह बहुत अच्छे से पक जाती है और जल्दी हो जाता है। उसके बाद सामान्य तरीके से अगर उसको खुले में करते हैं तो क्या होता है, खुले में जब पकाते हैं उसमें क्या होता है, धीरे धीरे होता है, इकट्ठा ऊर्जा जो होती है धीरे धीरे होती है। उसके बाद यहाँ पे इसके माध्यम से ऊर्जा संरक्षित हुई, इसके माध्यम से ऊर्जा कम लगी कि नहीं लगी, ऊर्जा संरक्षित हुई, ऊर्जा का संरक्षण हुआ। हमारा कर्तव्य ऊर्जा को बचाना भी है। सौर ऊर्जा जानते ही है, सौर ऊर्जा पता ही है। मान लीजिए सोलर, सूर्य के प्रकाश से भी हमको बहुत मिलता है, कुछ इतना मिलता है कि शब्द नहीं है बताने के लिए कि हमको कितनी एनर्जी मिलती है। एक प्रकार से प्रकृति का वरदान भी है, प्रकृति की एक बहुत बड़ी, बहुत विस्तार में, बहुत बड़े माध्यम में एक बहुत बड़ी व्यवस्था भी है। उस प्रकृति के माध्यम से जो हमको उपहार स्वरूप समझ लीजिए ईश्वर दे रहा है, उस माध्यम से सोच लीजिए कितने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, कितने बड़े बड़े क्या कहते हैं हवाई अड्डे उससे चल रहे हैं। सोलर पैनल के माध्यम से, ध्यान दीजिए, सोलर पैनल के माध्यम से कहां से उसको मिल रही है एनर्जी, सूर्य के प्रकाश, और शोषण कर रहा है, और शोषण करने के बाद वह क्या करता है, हमारे जो बैटरी है उसको चार्ज करता है डायरेक्ट, क्या कहते हैं जो बड़े बड़े आजकल बनाए जा रहे हैं डायरेक्ट भी चलाते हैं, उसको एक ऊर्जा वहां से मिली, उसके बाद एक ऊर्जा वहां से ट्रांसफर हुई, उसके बाद एक ऊर्जा वहां से ट्रांसफर हुई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। कहीं ना कहीं इससे विद्युत को बहुत बड़े मात्रा में बचाया जा रहा है, क्योंकि उसको बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। बहुत ज्यादा हमको उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, विद्युत का उपयोग हमको बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, अर्थात जितना उपयोग में ला सके। फर्जी क्या कहते हैं, बिना मतलब के हमको क्या कहते हैं, ऊर्जा को बचाना है। हमारा जो कर्तव्य है वह ऊर्जा को बचाना है, ऊर्जा को संरक्षित करना है, ऊर्जा का हमको संरक्षण करना है, जो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु जो विभिन्न प्रकार के नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, मैं आप लोगों को प्रकाश ऊर्जा बताए, विद्युत ऊर्जा बताए,
इस किसी स्थिति में उत्पन्न होती है जो स्थितिज ऊर्जा बताए, और विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से किस प्रकार से ऊर्जा का हम बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, इसको आप लोगों को बताया गया। इस चैप्टर के अंत में जीवाश्म ईंधन के रूप में कैसे लकड़ी का उपयोग क्या होता है, डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है, रेलगाड़ियों में कैसे उससे चलती हैं, या कोयले का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। पहले कोयले से भी गाड़ियाँ चलाई जाती थी, अर्थात ऊर्जा जो होती थी उसके माध्यम से भी ऊर्जा निकलती थी, उसके माध्यम से भी ऊर्जा मिलती थी, परिवर्तित होती थी। तो क्या होता था, हमको गंतव्य स्थान पर वह ले जाके पहुंचाती थी। इस गंतव्य स्थान पे, उस गंतव्य स्थान पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जाते थे, तो उस स्थान पे हमको ले जाके वह पहुंचाती थी। उस स्थान पे